आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब खबरें विस्तार से। मंडी में ब्यास नदी में बहे छात्रों की तलाश में कामयाबी न मिलने के बाद अब हिमाचल सरकार ब्यास नदी को ही सुखाने की तैयारी कर रही है। 6 दिन के सर्च ऑपरेशन में अब तक महज 8 छात्रों के शव ही बरामद किए जा सके हैं। बाकी 16 छात्रों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अब सरकार बदली हुई रणनीति से तलाशी अभियान चलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए जिला प्रशासन पार्वती परियोजना और लारची परियोजना प्रबंधन के साथ तालमेल कर 1 घंटे के लिए ब्यास नदी को सुखाया जा रहा है। लारची परियोजना के बैराज में 1 घंटे तक नदी का पानी रोका जाएगा, जिससे पानी का स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तलाशी अभियान में आसानी होगी। इससे पहले लापता बच्चों की तलाश के लिए नौसेना के गोताखोरों की एक टीम पहुंची। बच्चों की तलाश के लिए बनी टीम की संख्या बढ़कर 500 से 600 हो गई। मंडी में हुए दर्दनाक हादसे को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लापता बच्चों की तलाश अब भी पूरी नहीं हो सकी है। अब भी 17 बच्चे और एक टूर गाइड की तलाश लगातार जारी है। इससे पहले वीरवार को 2 और बच्चों के शव बरामद हुए थे। दोनों बच्चों के शवों को सम्मान के साथ हैदराबाद भेज दिया गया है। आठ जून को हुए दर्दनाक हादसे का आज रेस्क्यू का 6ठा दिन चल रहा है। अभी तक केवल 8 शव ही मिले हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी और लगभग 600 जवान इसमें सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इस सर्च को अभी भी पूरे तरीके से जारी रखा है और कल इसमें एक अहम दिन है जब घटनास्थल से लेकर लारजी के टेल रेस तक नदी को सुखाया जाएगा और उसमें शवों की तलाश की जाएगी। डे नाइट न्यूज़ के लिए मंडी से अंकुश सूद। मंडी में लापता हुए बच्चों की तलाश के लिए अब भारतीय जल सेना के साथ साथ एनडीआरएफ ने उच्च तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया। ब्यास नदी में अब तक के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में मानव रहित विमान का सहारा लिया जाएगा। यूएवी ने अपना काम शुरू भी कर दिया। इसके साथ ही अंडर वाटर कैमरा और मल्टी बीम इको साउंडर्स को भी एनडीआरएफ ले आई है। इस तकनीक का प्रयोग इससे पहले उत्तराखंड त्रासदी के दौरान किया गया था। मल्टी बीम इको साउंडर्स वाहन मंडी पहुंच गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में आपदा के दौरान लापता लोगों को सफलतापूर्वक तलाश कर चुके एनडीआरएफ के 15 गोताखोर पटना, कोलकाता और गोवा से पहुंच चुके हैं। afternoon we received the body. At 12:45 or 1 o'clock we came to the hospital, and by 2 o'clock everything has been finished. But they're saying by chopper he has to go. But meanwhile in Delhi the climate is not good, so we are not able to send him through chopper. Already chopper has left, so we decided to send you by road in car and van. And again they said one more choice, you have to go for Chandigarh. हाँ सर, हमको आज हमारा एनडीआरएफ चेयरमैन साहब आ गए हैं। हमको सुनने में आया नेवी का डाइवर्स आया विथ इन्वर्टर कैमरास, कुछ सम इक्विपमेंट लेके आया है। हमारे को उम्मीद है कल शाम तक और कुछ बॉडीज, ऑलमोस्ट ऑल बॉडीज रिकवरी करने का उम्मीद है। कल का रिव्यू के बाद आज ने रेस्क्यू टीम पूरा बड़े पैमाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया और लोकल मिनिस्टर भी आज आए हैं। वो मंत्री साहब तो इससे पहले भी आए, दूसरे मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आए, दोनों भी। वो बाले साहब आए, अनिल शर्मा आज आए, प्रकाश चौधरी आए, ये लोग सब लोग आए। सीएम साहब भी पहले दिन आके चले गए बोल के सुना हमने, हम तो मिले नहीं। मगर इतना है कि ये रेस्क्यू में जो है कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत कोऑपरेटिव है।
और बहुत प्रेस वाले पूछ रहे हिमाचल सरकार हमको सपोर्ट कर रही है क्या, अच्छा है क्या। मैं बोला बेस्ट है, अच्छा रिलेशन है, अच्छा सपोर्ट कर रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। उनके सपोर्ट से हम लोग ये सब रेस्क्यू टीम को अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिश्ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। कल होम मिनिस्टर से हम बात किए आज और टीम को भेजे। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने अब लारची बिजली परियोजना के लिए 3 हाई पावर हूटर लगाने का फैसला किया है। 8 जून को 25 लोग हूटर नहीं सुनाई देने के चलते पानी छोड़े जाने की चेतावनी नहीं समझ पाए थे और सभी ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गए थे। कड़ी आलोचनाओं के बाद बोर्ड ने ज्यादा दूर तक सुनाई पड़ने वाले हूटर लगाने का फैसला किया। पहला हूटर आज रात से काम करना शुरू कर देगा। एक हूटर थलौट के पास ठीक उसी जगह लगाया जा रहा है जहां हादसा हुआ था। इस हूटर की आवाज़ 5 से 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। मौजूदा वक्त में लारची में 3 हूटर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ मात्र 1 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि लारची में हुआ हादसा बहुत दर्दनाक है, जिस पर ना तो कोई राजनीति होनी चाहिए और ना ही मीडिया को इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहिए। प्रदेश सरकार और जनता पर इस दुखद स्थिति में बह गए छात्रों के परिजनों के उन्होंने साथ बताया। गुरुवार को शिमला में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लापता छात्रों को ढूंढ निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 600 लोग, जिनमें पुलिस, होमगार्ड, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसएसबी, बीबीएमबी, स्थानीय गोताखोर भी शामिल हैं। साथ ही गुरुवार से नौसेना के विशेषज्ञ भी इस कार्य में जुट गए हैं। दुर्घटना के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल थलौट के पास नदी के लिए जाने वाले रास्ते को भी कंटीली तारों से बंद कर यहां पौधारोपण किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अंकुश सूद। जी अंकुश, बताएं कल किस तरीके से नदी को पूरी तरीके से खाली किया जाएगा? जी, आज जो अनिल शर्मा यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और उपायुक्त ने एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की थी हाई पावर कमेटी की मीटिंग के बाद, और उसमें इन्होंने बताया कि कल एक जो घटना स्थल है वहां से लेके लारजी का जो टेल रेस है ये लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है। इससे पीछे लारजी बांध आता है और यहाँ जो पानी है वो लारजी पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उससे एक और पीछे आता है। तो लारजी पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट में पानी 2 घंटे तक रोका जाएगा और लारजी में जो शेष पानी आएगा ब्यास नदी का उसे टरबाइंस के थ्रू जो है वो 5 किलोमीटर आगे जो निकलता है टेल रेस पे वहां निकलेगा। इस प्रोसीजर से जो घटना स्थल से 3 किलोमीटर नीचे तक जो है वो ब्यास नदी 1 घंटे के लिए पूरी तरह सूख जाएगी। इसको सुखाने का मकसद ये है कि ये यहाँ बहुत ही टफ टेरेन है नदी का और नदी के बीच में जाने में भी काफी खतरा है। तो जवान अभी तक जो देख रहे थे वो केवल नदी के किनारों में या एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि रस्सी बांध कर आदमी बीच में जाता है उस तरह से देख रहे थे, लेकिन 100% कॉम्बिंग ऑपरेशन इसमें नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते ये डिसीजन लिया है और पानी रोका जाएगा। 1 घंटे का समय जो है वो पूरे जो रेस्क्यू टीम है उनके पास होगा। उस समय पूरे के पूरे 600 से अधिक लोग जो हैं, जो आज लगभग 610 थे, इन सभी को वहीं लगाया जाएगा और ये जल्दी से सारे जो पत्थर हैं उनके नीचे तक जाकर देखेंगे कि वहां कोई बच्चा का शव है तो नहीं। अगर इस तरह से जो शव बरामद 1 घंटे का उनके पास समय होगा, जिसमें कोई शव नजर आएगा तो उसे वो निकालेंगे। विवेक, अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे कि कल किस समय का समय निर्धारित किया गया है कि जिस समय यह पानी सुखाया जाएगा? जी, अगर हम नदी का प्रवृत्ति देखें तो सुबह का समय ऐसा होता है 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक, जब नदी में सबसे कम पानी होता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है बर्फ गलती है और शाम तक पानी बढ़ता है और ये सुबह होने तक, जब रात में टेम्परेचर कम होता है तो सुबह तक ये कम होता चलता है। तो 6-7 बजे का समय ऐसा होता है जब नदी में न्यूनतम पानी होता है, तो उसी समय को सिलेक्ट किया गया है और 7 से 8 बजे तक का जो समय है इस ऑपरेशन के लिए अभी रखा गया है। लेकिन अभी जब उपायुक्त की हमसे बात हुई थी तो उस समय ये बात हो रही थी कि किस समय ये सबसे बढ़िया रहेगा, उसका भी फाइनल होना तय है, लेकिन जो 7 से 8 के बीच का इसका समय तय माना जा रहा है। विवेक जी अंकुश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि कल सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है जब यहां पर पानी सुखाया जाएगा।
मंडी हादसे से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मातम का माहौल छा गया है, तो वहीं राजनीति के गलियारे से लेकर आम जनता तक हर कोई शोक में डूब गया है। इसी के मद्देनजर हिमाचल कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामलाल ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर जहां दुख हादसे को लेकर शोक जताया, तो वहीं इस हादसे पर राजनीति न करने की बात कही। ब्यास हादसे की तस्वीरों से कौन वाकिफ नहीं है। लारजी का सैलाब 25 लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। हादसे के बाद जहां भाजपा नेता प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अब प्रदेश सरकार के महासचिव रामलाल ठाकुर ने हादसे पर राजनीति ना करने की सलाह दी है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि घटना है और दुखद घटना है, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो प्रदेश की सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। ये मैं कहूँगा कि ये सबके लिए है, कोई राजनीति के तौर पे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हर वासी के लिए जो है मैं कहूँगा ये पिघला देने वाली घटना है। रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और भाजपा के वादों और दावों दोनों पर सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में है हमारे, अब तो सेंटर में सरकार आ गई उनकी, अब थोड़ा सा सोच में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे, अब वो काला धन कैसे आएगा, और काला धन जो पहले कहते थे कि एक परिवार को 5-5 लाख रुपए मिलेगा, अब चिंता ये है कि वो पैसा कैसे आएगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को कैसे देनी है, भाव कैसे जो है वो कम होने चाहिए। नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा के पेयजल संकट वाले आरोपों पर रामलाल ठाकुर ने जवाब दिया। बकौल रामलाल ठाकुर, बीते साल बिलासपुर में कुल 115 हैंडपंप लगाए गए हैं, जिनमें से 31 हैंडपंप केवल नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। रणधीर शर्मा जी बड़े जिम्मेदार आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको संभल के बयानबाजी करनी चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विद गारंटी ये कह रहा हूँ कि जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ बाकायदा तौर पे ग्राउंड रियलिटी के साथ है। पिछले साल हमने बिलासपुर जिला में 115 हैंडपंप लगाए और जिनमें से 31 हैंडपंप नैना देवी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे। मंडी हादसे पर राजनीति ना करने को लेकर रामलाल ठाकुर से पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी बयान दे चुके हैं, लेकिन दोनों ने ये साफ नहीं किया कि इस दुख की घड़ी में राजनीति कर कौन रहा है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। हिमाचल के 21 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सूबे में बिजली और सस्ती हो गई है। स्लैब बढ़ाकर नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। मतलब साफ है कि अगले 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरें बढ़ाने के विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए भी बिजली 20 से 30 पैसे प्रति यूनिट सस्ती कर दी गई है। ये दरें 1 अगस्त 2014 से लागू होंगी। नगर परिषद हमीरपुर के तहत कूड़ेदानों में कूड़ा जलाने और समय पर कूड़ा ना उठाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लिया। इसी कड़ी के चलते हमीरपुर बाजार में प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने छापेमारी कर गहनता से निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। छापेमारी के दौरान शहर में रखे गए कूड़ेदानों में आग लगी हुई थी और कूड़ा बाहर फैला हुआ था। दरअसल कुछ महीने पहले भी नगर परिषद क्षेत्र में कूड़े को लेकर अव्यवस्थाएं पाई गई थी और अब फिर से लोगों की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अचानक छापेमारी की गई। प्रेम कौशल ने कहा कि इस विषय को प्रदेश स्तरीय बैठक में उठाया जाएगा ताकि हल निकाला जा सके। हमने शहर का दौरा किया, उसमें कुछ खामियां पाई गई। कुछ कंटेनरों में कूड़ा जो था वो जलाया जा रहा था। इसमें जो हमारे कर्मचारी उस एरिया में काम करते हैं उनसे मैं उसका पता करूंगा कि किसने ऐसा काम किया है, और जो भी जिस कर्मचारी की कोई गलती पाई जाएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैं माननीय मेंबर जी को ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आगे के लिए ऐसा कोई काम ना हो, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। कुछ समय पहले भी मैंने पूरा जो नगर परिषद का हमीरपुर का एरिया है उसमें मैंने दौरा किया था।
उस वक्त भी बहुत सारी अव्यवस्था सफाई को लेकर जो थी वो देखने को मिली थी, लेकिन कुछ सुधार हुआ था उस दौरे के बाद। चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट की बात थी, चाहे दूसरा जो कचरा वाला दूसरा। नाहन में विकास कार्यों को लेकर लंबे समय से सरकार की अनदेखी के खिलाफ और लोगों को पेयजल, सिंचाई, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के इरादे से सालों से लंबित पड़ी विकास योजनाओं की डीपीआर तैयार करवाने के लिए सरकार को जगाने के लिए भाजपा विधायक राजीव बिंदल का अनशन दूसरे दिन में पहुंच चुका है। अनशन के दूसरे दिन बिंदल के साथ भाजपा महिला मोर्चा भी दिखा। बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नाहन को कांग्रेस सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। समस्याओं के प्रति सरकार को जगाने के इरादे से राजीव बिंदल विधायक के रूप में पहली बार अनशन पर बैठे हैं। सारे नाले नदियां ऐसी हैं जिनके ऊपर पुल नहीं, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, रोजगार का प्रावधान नहीं। ये सब ऐसी स्थिति में है जब प्रदेश के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में सारी सुविधाएं मुहैया की गई हैं। लगातार पिछले 1.5 वर्षों से पुलों की डीपीआर बनाने की बात चल रही है, पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं की डीपीआर बनाने की बात चल रही है। हमारे नदी नाले वो बरसात में उफनते हैं, किसान के जमीन को बहा करके ले जाते हैं, किसान की सिंचाई नहीं हो पाती, गर्मियों में नाले सूखे रहते हैं। नालागढ़ न्यू नालागढ़ के रखराम सिंह में पानी निकालने के लिए एक नाला बनाया गया था, लेकिन वहीं पर किसी ने निर्माण करवाकर नाले को करीब बंद कर दिया और वहां से पानी निकलना बंद हो गया है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पानी निकल नहीं रहा तो ऐसे में वहां रहने वाले लोगों के मकानों के लिए खतरा बना हुआ है। इस पर लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नालागढ़ प्रशासन से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर नालागढ़ के एसडीएम ललित जैन ने नालागढ़ के तहसीलदार को नोटिस दिया है और 2 से 4 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। हमारे को सबसे ज़्यादा खतरा है कि इलीगल जो कैप्चरिंग हो रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हो ये बड़ा मकान बना रहे हैं, इन्होंने कैप्चरिंग कर रही, तो हमारे लिए तो डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। तो सरकार से हमारी गुजारिश यही है कि हम इस पर जल्दी से ऑब्जेक्शन लिया जाए और इसको रिमूव किया जाए यहाँ से, यही मेरा कहना है। रखराम सिंह में मोहाल में पड़ता है, बड़ा साथ में जो बहता है, इसका जो नेचुरल भाव है वो दूसरी तरफ की तरफ जो डंगा लगा दिया, नाले का जो भाव है उसको डाइवर्ट कर दिया और नाला जो था वो अपने कब्जे में कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो टैंक भी बना हुआ है यहाँ पानी की सप्लाई के लिए, जो कम से कम 40-50 फुट ऊंचा है। ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਵਟੋਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ लगता 7 ਗੱਠੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਬਗਲੀ जा रहे हैं। भयंकर गर्मी से बचने के लिए इस समय मनाली सभी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। पूरे देश के विपरीत मनाली का तापमान ठंडा और मन को शांत करने वाला है। यही वजह है कि इन दिनों मनाली में देश के कोने कोने से पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग कुल्लू और मनाली की ठंडी वादियों में भारी तादाद में रुक कर रहे हैं। मनाली की चोटियों में इस बार मई महीने की शुरुआत में बर्फ पड़ी और इसकी हरी भरी वादियां और भी ठंडी और हसीन हो गईं। जहां कुल्लू मनाली आकर पर्यटक यहां की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर पर्यटन का कारोबार करने वाले भी बेहद खुश हैं। कुल्लू मनाली में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। गुड़गांव में तो बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बट यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आप देख भी सकते हैं बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे और आई एम रियली इंजॉइंग इट। दिल्ली में तो इतनी गर्मी है कि बिल्कुल वहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ हम आए हैं, हमें 4 डेज़ हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह हम बर्फ़ में गए थे, क्या नाम है, रोहतांग तो बंद ही कर रखा है, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है, ठंडक है, हमें बहुत आराम मिल रहा है। हालांकि पिछले साल उत्तराखंड में आई भयानक त्रासदी के बाद मनाली में पर्यटन कारोबार को काफ़ी झटका लगा था, लेकिन इस बार पर्यटकों की भारी संख्या को देखकर पर्यटन व्यवसायी बेहद खुश हैं। अभी तक रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए खोला नहीं गया है, लेकिन पर्यटन व्यवसायियों को रोहतांग खुलने के बाद
पर्यटकों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं लग रही हैं। हम बर्फ पहली बार देख रहे हैं और हमें यहाँ आके बहुत आनंद आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है हमारा। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं बर्फ के और यहाँ बहुत अच्छा है। भयंकर गर्मी से बचने के लिए इस समय मनाली सभी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। मनाली के पर्यटक स्थल मढ़ी में पर्यटक बर्फ की खेलों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संस्था उमंग फाउंडेशन ने राज्य के 12 दृष्टिहीन बच्चों को कॉलेजों में शिक्षा दिलवाने का बीड़ा उठाया है। इनमें 5 छात्र और 7 छात्राएं शिमला के संजौली कॉलेज और राजकीय कन्या महाविद्यालय में शिक्षा हासिल करेंगे। इस बेहद सराहनीय कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की हर संभव सहायता करने के लिए अस्तित्व में आई उमंग फाउंडेशन सामाजिक संस्था ने अब जिंदगी के अंधेरे में डूबे दृष्टिहीन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। संस्था राज्य के उन दृष्टिहीन बच्चों की मदद के लिए सामने आई है जो अपनी पढ़ाई के इच्छुक तो हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में पैसा उनका रास्ता रोकते आया है। पहले चरण में उमंग फाउंडेशन संस्था कुल 12 दृष्टिहीन छात्रों का कॉलेज में दाखिला दिलाने के अलावा उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, हॉस्टल की फीस और उनकी अन्य सभी सुविधाओं का खर्च भी वहन करेगी। इनमें 5 दृष्टिहीन छात्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज, जबकि 7 दृष्टिहीन छात्राएं शिमला के ही राजकीय कन्या महाविद्यालय में बीए की शिक्षा ग्रहण कर अपने भविष्य को निखारने की राह की शुरुआत करेंगी। अब इस बार ये ऐतिहासिक मौका है जब शिमला के 2 खास कॉलेजेस जो राज्य के सबसे अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, RKMB कॉलेज जो कि छात्राओं के लिए यानी लड़कियों के लिए है और संजौली कॉलेज जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, उन दोनों कॉलेजेस में हम बीए में कुल 12 विद्यार्थियों को दाखिला दिला रहे हैं। ये सभी ब्लाइंड हैं यानी दृष्टिहीन हैं। RKMB कॉलेज के 70 साल के इतिहास में कोई भी दृष्टिहीन लड़की ना तो वहां पर पढ़ी है कभी, ना हॉस्टल में रही है। ये गरीब परिवारों के, दूर दराज के क्षेत्रों के ये बच्चे हम इस बार यहाँ पर जो है कॉलेजेस में डाल रहे हैं। 5 लड़के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली में जाएंगे और वहां हॉस्टल में रह करके पढ़ेंगे। संस्था की कोशिशों के बाद साल 2013 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सभी तरह के विकलांगों के लिए नीति तैयार की थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी नीति के तहत हर तरह की विकलांगता के शिकार बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा और अन्य तमाम सुविधाओं का खर्चा सरकार द्वारा उठाने का प्रावधान किया गया था। राज्य उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के जरिए कुछ स्कूलों में तो इसे लागू करवाया गया था। अगर साल 2013 में बनाई गई नीतियों को लागू किया जाता है, इससे सैकड़ों विकलांग और असहाय छात्रों को भविष्य सुनहरा हो सकेगा। जो राज्य विकलांगता नीति है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2011 में तैयार की थी, उस नीति को भी मैं आपको दिखाता हूं। ये है राज्य विकलांगता नीति। जो भी विकलांग छात्र छात्राएं हैं वो पहली कक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक सभी इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में उनके लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई है। 2011 में नीति उमंग फाउंडेशन के प्रयासों से ये नीति सरकार ने तैयार की थी, हमारे दबाव पर तैयार की थी, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। पोर्टमोर स्कूल शिमला और 3 और स्कूलों में रेजिडेंशियल एजुकेशन ब्लाइंड और दूसरे डिसेबल्ड बच्चों की गवर्नमेंट ने फ्री की, लेकिन वो मेरी जनहित याचिका पे की जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुई। अब हम चाहते हैं कि इन छात्र छात्राओं को जो कोटशेरा ये संजौली कॉलेज और जो RKMB कॉलेज में जा रहे हैं, इनको राज्य सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए, जिसमें उनके हॉस्टल का खर्चा, उनकी मेस का खर्चा, उनके इक्विपमेंट, उनको स्कॉलरशिप, ये सारी राज्य सरकार अपने खर्चे पर दे। सभी दृष्टिहीन बच्चे इस सत्र से बीए की अपनी शिक्षा का आगाज करेंगे। वहीं अगले सत्र में उमंग फाउंडेशन कई और सक्षम बच्चों को अपनी इस मुहिम के साथ जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के अक्षम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनका हक दिलवाने के लिए उमंग फाउंडेशन संस्था की ये पहल वाकई में काबिले तारीफ है। लिहाजा अब राज्य सरकार को भी इस दिशा में कोई ठोस नीति बनाकर उसे लागू करने की जरूरत है, ताकि कुछ कर दिखाने का जज्बा दिल में लिए ये बच्चे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपनी अंधेरी जिंदगी में एक लौ जला सकें। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ
बने रहिए रात दिन।